अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम यूनिट नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के चैप्टर के एक्सरसाइज में मौजूद एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और कोई भी इशू होगा इंशाल्लाह हम उसको साथ साथ डील करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एमसीक्यूज़ जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमसे पूछा जा रहा है वो कह रहा है कि टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूस, कि आपके पास एक लाइन के ऊपर पैरेलल फोर्सेस एक्ट की जा रही हैं, हो रही हैं, तो वो उनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट है। मीन टू से कि एक फोर्स जो है यहाँ से अपवर्ड और एक फोर्स यहाँ से जो है वो डाउनवर्ड अप्लाई की जा रही है, तो ये एक पॉइंट के अक्रॉस क्या करेंगे, रोटेट करने लग जाएंगे। ओके, तो ये जो आपके पास फिनोमिना होता है इसको हम कहते हैं कपल। ओके, जिसके अंदर हमारे पास टू अनलाइक इक्वल बट ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन आपके पास एक्ट कर रही हों, तो एज ए रिजल्ट आपके पास जो प्रोड्यूस होता है वो होता है कपल। ओके ओके स्टूडेंट्स, अगर हम अपने सेकंड एमसीक्यूज के बारे में बात करें तो वो कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल आर, कि वो कितनी नंबर ऑफ फोर्सेस जिनको हम हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन ए इज़ 2, ऑप्शन ए बी इज़ 3, ऑप्शन सी इज़ 4 एंड ऑप्शन डी इज़ एनी नंबर। वैसे जो हेड टू टेल रूल है ये एक ऐसा रूल है जो कि वेक्टर्स को आपस में ऐड अप करने के लिए यूज़ किया जाता है, कि वेक्टर्स को एक वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल को जोड़ दिया जाए। तो कुछ इस तरह से आपके सामने, अगर लेट्स सपोज आपके पास एक वेक्टर मौजूद है वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर आपके पास एक वेक्टर बी, लेट्स सपोज कुछ इस डायरेक्शन में है। अगर इनको हेड टू टेल रूल के थ्रू अगर आप ऐड करना चाहें तो आप कोई ना कोई एक स्केल पहले डिसाइड करते हैं, उस स्केल के ऊपर आप इन दोनों वेक्टर्स को सेम इस तरह से ड्रॉ करते हैं जैसे कि वो आपके पास मौजूद हैं। ये वेक्टर ए आपके पास आ जाता है। इस तरह से अगर आपके पास हेड टू टेल से अगर आप वेक्टर्स को ऐड करें तो एक वेक्टर के हेड के साथ आप दूसरे वेक्टर की टेल को जोड़ देते हैं। लाजमी नहीं है सिर्फ दो वेक्टर्स ही हों जिनको हम ऐड कर सकते हैं, इस तरह से आपके पास मज़ीद वेक्टर्स भी हो सकते हैं। जैसे आपके पास लेट्स सपोज सी वेक्टर है, वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा तो हम उसको कुछ ऐसे ऐड कर देंगे। अगर आपके पास डी वेक्टर होगा, लेट्स सपोज वो इस डायरेक्शन में है, तो हम उसको इस तरह से ऐड कर देंगे। तो जितने नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके पास मौजूद हों हम उनको हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड कर सकते हैं। सो और राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी है, कि हम किसी भी नंबर को आपस में, वेक्टर्स के जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं उनको आपस में हम ऐड कर सकते हैं बाय हेड टू टेल रूल। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 3 कह रहा है द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स आर, कि किसी भी फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अगर हम इनके परपेंडिकुलर वेक्टर्स की बात करते हैं तो इसी तरह से आपके पास एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर अगर कोई वेक्टर मौजूद है फोर्स का, ये लेट्स सपोज आपके पास एक फोर्स का वेक्टर है, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा एक्स एक्सिस पर और एक उसका कंपोनेंट होगा वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस वाला आपके पास होगा एफ वाई और एक्स एक्सिस पे जो होगा वो होगा एफ एक्स। ओके, तो इस तरह से हर एक फोर्स के, हर एक वेक्टर के दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हो सकते हैं जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है वो कहता है कि अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मीन टू से कि आपके पास एफ एक्स कंपोनेंट वो क्या होगा, थीटा आपके पास जो एंगल है वो 30 गिवन है, और जो फोर्स आपके पास गिवन है वो है आपके पास 10 न्यूटन। ओके, तो इसकी हम ज़रा कैलकुलेशन करते हैं। तो आपके पास फोर्स जो है वो 10 न्यूटन गिवन है, एंगल जो है आपके पास वो गिवन है 30 डिग्री, और आपसे पूछा ये जा रहा है कि मुझे आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मीन टू से कि एफ एक्स आप कैलकुलेट करके दें। चूंकि एफ एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हम यूज़ करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ हमेशा आपके पास कोस आता है, जबकि आपके पास अगर हम वाई कंपोनेंट की बात करें तो वाई कंपोनेंट में आपके पास फोर्स इनटू आपके पास आता है साइन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है, जो कि स्पेशली ट्राइंगल्स को स्टडी करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो हमने यहाँ पर एफ एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। फोर्स आपके पास 10 गिवन है, कोस 30 गिवन है आपके पास। ओके, तो 10 इंटू कोस 30, अगर इसकी कैलकुलेशन की जाए तो कोस 30 आपके पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3
जो कि रिज़ल्ट में आपके पास आता है 8.7 न्यूटन। ओके, तो ये आंसर हमारा कैलकुलेशन के बाद हमें मिलता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन ठीक है वो है ऑप्शन डी। ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड फिफ्थ एमसीक्यूज। अ कपल इज़ फॉर्म्ड बाय, कि कपल जो है वो किसी से बनता है। चूँकि हमने फर्स्ट एमसीक्यूज जो पढ़ा उसके अंदर भी हमने यही बात की थी, अभी हम दोबारा ये बात करने लगे हैं। कहता है कि टू फोर्सेस, ऑप्शन ए जो है वो टू फोर्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टू लाइक पैरेलल फोर्सेस, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस इन द सेम लाइन बट नॉट। हमेशा जो आपके पास टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं वो सेम लाइन पर नहीं होंगी। और अगर आपके पास नॉट इन द सेम लाइन की बात की जाए तो इसका मतलब कि आपके पास वो कपल की बात कर रहा है। सो द ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 6 आपके पास पूछा जा रहा है कि अ बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स। इक्विलिब्रियम में आपके पास होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं कि आपके पास सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज़ इक्वल टू ज़ीरो और द सम ऑफ ऑल द टॉर्क इज़ इक्वल टू ज़ीरो आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शंस गिवन है उसमें ऑप्शन ए जो है वो है एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म, स्पीड इज़ यूनिफॉर्म, स्पीड एंड एक्सेलरेशन आर यूनिफॉर्म, और ऑप्शन डी जो आपके पास दिया गया है वो है एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। सो यहाँ पर एक्सेलरेशन का सिर्फ यूनिफॉर्म होना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, स्पीड भी यूनिफॉर्म। सिर्फ अगर हम कहेंगे स्पीड इज़ यूनिफॉर्म है तो वो भी हमारे लिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन को पूरा नहीं करती। ऑप्शन सी जो आपके पास गिवन है वो स्पीड एंड एक्सेलरेशन आर यूनिफॉर्म। इट मीन कि आपके पास ये वो कंडीशन है जिसके अंदर आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात की जाती है। डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है लेकिन फिर भी वो इक्विलिब्रियम में होता है। उसके मूव करने की जो सिचुएशन है, जो मोशन में जो सिचुएशन है वो ये होती है कि उसकी स्पीड और एक्सेलरेशन आपके पास यूनिफॉर्म होना चाहिए है। ओके, कि वो एक ही स्पीड से आपके पास डिस्टेंस कवर कर रहा हो या मूव कर रहा हो तो फिर वो ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा, और वो इक्विलिब्रियम एक्चुअली आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। सो द ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7। उस स्टेटमेंट जो है हमारे पास गिवन ये है कि अ बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के ऑब्जेक्ट जो है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कब होगा। एक्चुअली आपके पास इक्विलिब्रियम की 3 स्टेट्स हैं। फर्स्ट इज स्टेबल, दूसरी इज सेकंड जो है वो आपके पास अनस्टेबल है, जो थर्ड है वो आपके पास जो है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ओके, यहाँ पर आपके पास जो इक्विलिब्रियम की बात की जा रही है वो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। मीन टू से कि ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करने के बाद भी वो अपनी इक्विलिब्रियम की स्टेट में ही रहेगा। ओके, उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन गिवन है वो है इज़ एट इट्स हाईएस्ट पोजीशन, इज़ एट इट्स लोएस्ट पोजीशन, कीप इट्स हाइट इफ डिस्प्लेस्ड, इज़ सिचुएटेड एट इट्स बॉटम। चूँकि यहाँ पे बात की जा रही है कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की, इट मीन्स के उसकी पोजीशन चेंज करने से उसके इक्विलिब्रियम स्टेट पर किसी किस्म का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमें करेक्ट है। क्यों? क्योंकि कीप इट्स हाइट इफ इट्स डिस्प्लेस्ड, अगर उसकी पोजीशन चेंज कर भी दी जाए तो फिर भी उसकी हाइट जो है वो चेंज नहीं होगी। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। लास्ट एमसीक्यूज नंबर 8। रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल बाय, कि रेसिंग कार्स जो हैं वो स्टेबल बनाई जाती हैं लेकिन किस तरह से। मोस्टली आपने देखा होगा जितने भी आपके पास रेसिंग कार्स होती हैं वो उनका लेवल जो है, हाइट जो है वो काफ़ी नीचे होती है। ठीक है, उनको ग्रेविटी, उनको ज़मीन से करीब रखा जाता है, उनकी हाइट ज़्यादा नहीं रखी जाती। इसकी ख़ास वजह यही है कि वो स्टेबल रहती हैं। अपनी स्पीड, मैक्सिमम स्पीड भी अचीव करने पर भी वो जो गाड़ियाँ होती हैं वो आपके पास बिल्कुल स्टेबल रहती हैं, वो आपके पास अनबैलेंस नहीं होती। सो ऑप्शन ए जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है वो है इंक्रीजिंग देयर स्पीड, ऑप्शन बी जो हमारे पास गिवन है डिक्रीजिंग देयर मास, ऑप्शन सी आपके पास जो गिवन है वो लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और ऑप्शन डी जो है डिक्रीजिंग देयर विड्थ है। सो चूंकि मैंने अभी आपको एक बात बताई है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन है कि लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कि जितनी उनकी ग्रेविटी कम रखी जाएगी, मीन टू से कि वो जितना ज़्यादा ज़मीन के करीब से करीब तर होंगे उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होंगी। तो दैट्स वाई यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो इज़ द राइट ऑप्शन। आई होप सो आपको एमसीक्यूज़ समझ आ गई होगी। अगर किसी एमसीक्यूज़ में आपको इशू है काइंडली कमेंट करें, मैं आपके कमेंट्स का आंसर करूँगा। ओके, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।